स्लाविया मैं कहता हूँ बेस मॉडल स्लाविया भी नहीं आ सकती, बिकॉज स्लाविया में भी बेस मॉडल में 200 पे पूरी स्टेबल व्हील्स के साथ जो ये व्हील्स है ना इनके साथ बिल्कुल स्टेबल। और ये जो व्हील्स हैं लेंसो के ये डायनाज है 17 इंच में। हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश खन्ना आज आपके लिए लेके आया हूँ वर्टूस और साथ में इसके ओनर भी हैं जो कि हमें इसका बताएंगे ओनरशिप एक्सपीरियंस और साथ में बताएंगे कि क्या क्या उन्होंने मॉडिफिकेशंस कराई हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहें और साथ ही साथ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो वेलकम मिस्टर जस कमल जी। सबसे पहले आप ये बताइए गाड़ी आपने कब परचेज करी और कौन सा वेरिएंट है? जी मैंने ये 28 जुलाई को परचेज करी थी। ठीक है, और ये वेरिएंट है जो बेस आता है कंफर्ट लाइन वेरिएंट है। लगभग 9 महीने हो गए हैं गाड़ी को। इसको तो कंफर्ट लाइन जब आपने ये परचेज किया उससे अब तक कितनी चला बैठे हैं आप 9-10 महीनों में? अभी ये 6,500 किलोमीटर चली। 6,500 किलोमीटर चलाने के बाद कैसी ड्राइविंग लग रही है आपको? किसकी चलाने में ये कैसी लगती है? अगर मैं स्टॉक की ड्राइव करूं, मैंने 5,000 किलोमीटर स्टॉक चलाई है तो स्टॉक इसकी मतलब बहुत हाई राइड है, स्मूथ राइड है। ठीक है, बम्प्स वगैरह आपको बिल्कुल फील नहीं होते हैं। ठीक है, आप जहां से मर्जी उड़ाई चलो गाड़ी कुछ पता नहीं लगता। अभी अच्छा कोई स्पीड ब्रेकर भी आया वो आराम से निकल जाते हैं। हाँ। और अगर मॉडिफाइड की बात करो तो कैसी चलने में? मॉडिफाइड अब इसमें ऐसे है भी अच्छा अभी छोटे बम्प्स वगैरह कुछ फिर से वैसे नहीं पता लगता। ठीक है, वो बिकॉज शॉक्स के ऊपर अभी आपके शॉक सॉफ्ट हो हार्ड हो उस पर नहीं पता लगता। हाँ, उसमें कोई फर्क नहीं पता लगता। बट जो आपके बड़े बम्प्स है जैसे बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं उन पे बस ध्यान से चलानी पड़ती है, बाकी ये ग्लाइड करती है। हाईवे पे कैसा एक्सपीरियंस है? कितनी आपने भगाई है सबसे ज्यादा? हाईवे पे आप लगा लो जितनी मर्जी स्पीड पे ले जाओ ये स्टेबल चलती है गाड़ी। आप कहाँ तक ले गए हो? मैं 200 तक लेके गया हूँ आज तक। 200 तक सर ने चलाई है। और कोई भी जापानीज या कोरियन सेडान अगर चले तो बताओ 200 पे स्टेबल थी पूरी? 200 पे पूरी स्टेबल व्हील्स के साथ जो ये व्हील्स है ना इनके साथ बिल्कुल स्टेबल मिशेलिन के व्हील्स थे और 200 पे चलाई है। क्या और कोई जापानीज या कोरियन ब्रांड की कार चल सकती है इतने पे? मैं नहीं मानता इतनी स्टेबल जितनी आप बता रहे हो ये स्टेबल है। उसके अलावा ये बताइए माइलेज कितनी दे रही है स्टॉक में और मॉडिफाइड में? हाँ बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम माइलेज है स्टॉक और मॉडिफाइड में। ठीक है, सिटी ड्राइविंग में देती है 12-13 की माइलेज, और अगर आप हाईवे पे ले जाओ तो 15-16 तो खींच लेती है। 15-16 ले जाती है। और अब ये बताइए पेट्रोल में ये 1 लीटर TSI की इंजन माइलेज दे रही है। एसी के इश्यूज आते थे कि इसके अंदर, वो आपको इशू आए या नहीं आए? क्योंकि जो VW की वर्टूस है ना उसमें बहुत सारे लोगों को इशू आए थे एसी के। हाँ, एसी के इश्यूज इसमें हर एक में आ रहे थे। ठीक है, बट उसके लिए फिर ना फोक्सवैगन ने एक सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज किया। आपने करवाया वो सॉफ्टवेयर? वो मैंने करवा लिया था, तो उसमें है नोटिसेबल डिफरेंस है। उससे बाद बेटर हुआ एसी? हाँ बेटर हुआ एसी। एक्चुअली मुझे एसी इतना नोटिस इसलिए नहीं होता बिकॉज मैं सिंगल पर्सन ड्राइव करता हूँ। ठीक है, फ्रंट वेंट से इनफ हवा आती है, मुझे पता नहीं लगता। बट ऐसे अभी बेटर है, पहले से कूलिंग बेटर है काफी। एसी के बावजूद जो इसकी अपर वेरिएंट्स थे जिसके अंदर आपके पास ऑटोमेटिक एसी आता था उसमें ज्यादा था, मैनुअल एसी में फिर भी कम था। उसमें ज्यादा था बिकॉज उसमें जो तभी कंपनी ने हाईलाइन के अंदर मैनुअल एसी कर दिया था बाद में। ठीक है, उसमें ऐसा था कि जो ऊपरले वेरिएंट थे ना उनमें जो लोएस्ट टेम्परेचर जा सकता था वो थोड़ा हाई था सेट। ठीक है, बट अब कंपनी ने उसे वही सॉफ्टवेयर अपडेट से थोड़ा नीमा कर दिया, थोड़ा कम कर दी। ब्रेक इश्यूज के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हर MQB जो गाड़ी आ रही है, 4 गाड़ियां आ रही हैं, जो अपनी स्लाविया होगी, कुशाक होगी और जो टाइगुन होगी और ये वर्टस होगी, इनमें सब में यही इशू है जो 1 लीटर वाले हैं एटलीस्ट कि इनके जो ब्रेक पैड्स बिकॉज लोकली बन रहे हैं तो वो हैं थोड़े हार्ड। ठीक है, और बिकॉज इसी वजह से थोड़े चीप भी हैं, थोड़े से हार्ड भी हैं। हार्ड क्यों है? ताकि थोड़ा लंबा टाइम चले, लोकलाइजेशन के कारण। हाँ, थोड़ा लंबा टाइम चले भी इंडियन रोड्स के हिसाब से। ठीक है, हम कहते हैं हमें थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग चीज चाहिए, उसके लिए थोड़ी से हार्ड है। उसकी वजह से दिक्कत ये है कि मतलब ब्रेकिंग तो अच्छी है। ठीक है, बट जब ये 2 चीजें आपको मिल जाती है ना, अच्छी ब्रेकिंग और हार्ड पैड्स, ठीक है, उसके साथ आपको एक कॉम्प्रोमाइज करना करता है कि थोड़ी सी ब्रेक नॉइज, हाँ ब्रेक नॉइज थोड़ी सी हाई होती है। तो इसमें आपको भी कभी कभी ब्रेक नॉइज फील होती है। अब ये बताइए आपकी कितने की लगभग ये आपको एक्स शोरूम पड़ी और ऑन रोड मॉडिफिकेशंस के बाद? ये मुझे ऑलमोस्ट 13 लाख की पड़ी थी, 13.25 लाख की। ठीक है, RTO चार्जेस मिला के? सारा मिला के। ठीक है, और जो एक्स शोरूम प्राइस था इसका 11.5 लाख? 11.5, हाँ 11.2 था। ठीक है, सारे इंश्योरेंस RTO चार्जेस सब कुछ मिला के मुझे 13 लाख के। प्रेजेंटली 11.5 लाख है इसका जो? हाँ, प्रेजेंटली 11.5 लाख होगा। आपको लगता है कि इस अमाउंट में कोई और गाड़ी आ सकती है? स्लाविया के अलावा स्लाविया आ सकती है? स्लाविया मैं कहता हूँ बेस मॉडल स्लाविया भी नहीं आ सकती बिकॉज स्लाविया में भी बेस मॉडल में कई फीचर्स नहीं है जो इसमें है। हाँ, ठीक है, उसके अंदर भी इंटीरियर के अंदर काफी कॉस्ट कटिंग है बेस मॉडल में, इसमें फिर भी काफी आइटम। अब आप ये बताइए इस प्राइस पॉइंट में आप जब गाड़ी
परचेज करने जा रहे थे मार्केट में, तो आपने और कौन सी गाड़ियां कंसीडर करी? क्योंकि सेडान बहुत ही अंडररेटेड सेगमेंट है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो सेडान लेते हैं, शौकिया लोग ही लेते हैं सेडान, नहीं तो आजकल हर कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ जा रहा है। हम सामने भी देख सकते हैं रोड्स पे कॉम्पैक्ट एसयूवी भर भर के चल रही है। तो आपके क्या माइंड में था जब आप गाड़ी खरीदने गए? तो जब मैंने देखा ना, कार देखना शुरू करा, पहले तो जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं वो तो ना एसयूवी है, ठीक है, ना वो सेडान है, ना हैचबैक है, वो उन्होंने एक बीच का चीज बना दी है। उसका आप मतलब एज एन इंथुजियस्ट आप कुछ ज्यादा करा नहीं सकते उसका, ठीक है, बिकॉज उसकी लुक ज्यादा इंप्रूव हो नहीं सकती, जैसी भी आती है वो वैसी ही अच्छी लगती है, ठीक है। अब ज्यादा चौड़े टायर डलवा लो, ठीक है, उसमें क्या भी कुछ नहीं, देखने में भी बढ़िया नहीं लगती इतनी, ठीक है। तो एंथुजियास्ट के लिए वो कार है नहीं। फिर मैंने देखा भी, अच्छा मैं वेन्यू भी देख रहा था एक, अच्छा, ठीक है, वेन्यू देख रहा था मैं, एक i20 देख रहा था, i20 देख, ठीक है, बट उनमें i20 में क्या था, प्रॉपर मैनुअल नहीं अवेलेबल था, अच्छा, ठीक है। एक तो 1.1 लीटर जो टर्बो इंजन है उसके साथ मैनुअल नहीं अवेलेबल था, IMT था या DCT था। आप मैनुअल लवर थे? मैंने लेना मैनुअल ही था। फिर मैंने देखी वेन्यू, उसमें भी यही था, उसमें नहीं अवेलेबल था, ठीक है। बट फिर जब मैंने वेन्यू कंपेयर करी, ये आई, तब ये रिलीज हुई थी, जून में ये रिलीज हुई, जुलाई में मैंने ले ली, ठीक है। जब मैंने वेन्यू चेकआउट करी, उसके अंदर ये था अभी DCT थी, ठीक है। मैंने दोनों चला के देखी, मैंने इसका एक्सेलरेटर दिया, ये गाड़ी भागी गई है, ये तो भागती है, 1 लीटर में भी दोनों में 1 लीटर इंजन है, ठीक है, ये उड़ी गई है, ठीक है। मैंने जिस दिन ये चलाई, मुझे उसी दिन पसंद आ गई, मैंने कहा लेनी तो यही है, लेनी, ठीक है, हाँ। बस फिर मैंने जिस दिन मैंने चलाई, अगले दिन मैंने ये बुक। अभी जब आपने लिया तब मैनुअल में 1.5 नहीं आता था, पर आज 1.5 में मैनुअल भी आ रहा है, वो आप चलाते हैं तो उसको भी आप लेते हैं। उसमें तो वो ऐसी गाड़ी है जिनका बजट 11 लाख था, वो 15-16 तक ले गया अपना बजट उस इंजन के लिए, उसके लिए, वो भी अवार्ड विनिंग इंजन है। पर आप ये बताइए कि जैसे कुशाक और टाइगुन भी थी, उनकी तरफ नहीं आप गए क्योंकि आपका कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने का मन ही था। स्लाविया को आपने इसलिए छोड़ा, बता रहे हैं फीचर्स, बेस मॉडल में उसमें काफी कम फीचर है इसके। हाँ, वैसे भी पंजाब में ज्यादातर लोग बेस मॉडल ही लेते हैं, बेस लेके टॉप बना लेते हैं। हाँ, वही आपने भी किया मॉडिफिकेशंस के मामले में। ऐसे था भी मैं ले सकता, हाईलाइन मॉडल ले सकता था मैं, ठीक है, पर आपने उतना सेव किया मॉडिफिकेशंस के लिए। ये बताइए आपकी इसकी सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि VW और स्कोडा अपनी सर्विस के लिए फेमस है कि प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अब नहीं आ रही लोगों को। आपको कैसा एक्सपीरियंस है इसमें? सर्विस में अभी मेरी कोई मेजर सर्विस नहीं हुई है, ठीक है। मेजर सर्विस होगी मेरी 1 ईयर पे होगी, बिकॉज इतनी ये चलती नहीं है, ठीक है। 15,000 किलोमीटर पे पहली सर्विस। पर फिर भी आप कभी सर्विस सेंटर गए? हाँ, कैसा एक्सपीरियंस? सेंटर एक तो फ्री चेकअप था, उसमें तो चलो क्या ही दिक्कत आनी है, ठीक है। एक 6 मंथ पे चेकअप था, उसमें भी क्या ही दिक्कत आनी है। मैंने बट जब मैं गया हूँ इसकी इंश्योरेंस क्लेम के लिए गया था मैं, ठीक है। तो उसमें क्या था, अभी मेरा फ्रंटल एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, खड़ी गाड़ी में कोई मार गया था, मैंने आके देखा सारा बोनट अंदर हुआ पड़ा, ठीक है। तो जब मैंने वो रिपेयर कराई थी, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने ना फेंडर भी साथ में पेंट किया था। क्यों? यहाँ पे हल्का सा पेंट उतरा था ऊपर से। अच्छा, अगर आप किसी भी नॉर्मल शॉप पे जाओगे, बॉडी शॉप पे, वो इतना पार्ट पेंट कर देंगे। कंपनी क्या करती है, सारा पैनल करती है, वो कोई भी कंपनी में आप जाओ तो वो उनका प्रोटोकॉल रहता है, वो उनका प्रोटोकॉल यही है। वो रबिंग अमाउंट से भी ठीक हो जाता था, बट उन्होंने क्या किया, वो लाइन थी भी नहीं बाहर, विजिबल पेंट पे भी नहीं थी, जो एज है ना बिल्कुल उस पे थी, हाँ, ठीक है। तो उन्होंने सारा पेंट कर दिया, उसमें उन्होंने पेंट ढंग से किया ही नहीं। अच्छा, पेंट की वर्क की प्रॉब्लम है। पेंट में लाइंस थी विजिबल, ठीक है। मैं 2-3 बार गया, पहले मैंने 1 बार दी उनको, उन्होंने फिर पेंट किया, चलो फ्री में कर दिया, ठीक, उन्होंने मुझे फ्री में करके दिया, बट हैसल की बात है, ठीक है। 1 बार दिया उन्होंने, फिर वैसे कर दिया, फिर मैंने फिर से दिया, फिर वैसे कर दिया, ठीक है। फिर मैंने चौथी बार एक दिया तो उन्होंने ठीक करके दिया है। हाँ, और उसमें था, यही था भी, मैंने ना ब्रेक इशू के लिए गया था उनके पास, ठीक है, वो मुझे थोड़ी नॉइज हाई लग रही थी, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने ना वेटिंग लाइन में गाड़ी खड़ाई, ठीक है। तो उन्होंने ना, उनको पता था भी गाड़ी लोड है, ठीक है, हाँ, ऑलमोस्ट मैंने सबको बताया हुआ था। उन्होंने गाड़ी ऐसे बंदे को पकड़ा दी जिसको नहीं पता था अभी लोड है, ठीक है। उसने एक बहुत स्टीप रैंप में गाड़ी मारी और फ्रंट से लगी, हाँ, और फ्रंट से नीचे से बम्पर सारा खराब हो गया, ठीक है। उसकी भी फिर आपको कॉस्ट बियर हुई या उन्होंने करवा के? उन्होंने अपनी तरफ से, जैसे क्या हुआ, बम्पर में डेंट पड़ गए, ठीक है, तो नीचे से पार्ट निकलने लग गया थोड़ा सा बम्पर का, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो आगे से डेंट था वो तो पुट्टी से फिल कर दिया, जो नीचे निकल रहा था वो सेट नहीं किया, ठीक है, उसके ऊपर से पेंट कर दिया। मैं उनके पास गया, वो लड़ी जाए भी, अच्छा बम्पर ही रिप्लेस होगा, आप इंश्योरेंस में करा लो। ये मैं अपनी इंश्योरेंस क्यों लगाऊंगा इसमें, जब आपकी गलती है, तो इसमें मैं अपनी इंश्योरेंस क्यों लगाऊंगा, है ना। तो उस पार्ट पे आपको थोड़ा सा इनका सर्विस का लगा है। अब पैसेंजर को रियर सीट के बारे में कैसा लगता है, कि घर में फैमिली बैठती है तो उनको कैसा लगता है? ये इस टाइम घर में, मेरे तो घर में इस टाइम सबसे कंफर्टेबल कार है, ठीक है। लोअर कराने के बाद भी और कौन सी कार्स हैं हमारे पास? एक स्विफ्ट है, ठीक है, और एक टीयूवी है, ठीक है। उनमें से रियर सीट तो इसकी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। जो सेडान है, लंबी सारी है, ठीक है, सीट बहुत जगह है,
इंफोटेनमेंट भी इसका आपको अच्छा लगता है? बेस मॉडल में 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट है, वायर्ड कारप्ले है, ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ चलता है, सब कुछ और बंदे को क्या चाहिए होता है? और क्या चाहिए होता है? कोई इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में अगर आप बताना चाहो कि क्या खूबियां और कमियां थी, आप भी सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और इसमें कमियां मुझे जो स्टार्ट में लगी थी यही थी, मेन चीज थी रियर कैमरा। ये 6 में रियर कैमरा आता है, वो आपने लगवा लिया? हाँ, वो मैंने लगवा लिया, वो भी लगा हुआ है, आप देखेंगे ये जो लगा हुआ है ना, ठीक है, ये डैश कैम प्लस रियर कैम है, ठीक है। जब कोई भी मतलब कोई एक्सीडेंट होता है, जैसे मेरे बोनेट का हुआ था, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, ठीक है, उसकी, और जो कंपनी वालों ने किया था उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, हर चीज की रिकॉर्डिंग होती है इसके लिए, ठीक है। वो फिर मैंने लगवा लिया था। जो मुझे ज्यादा कमी लगी, इसकी सीट्स नॉर्मल क्लॉथ की थी, तो मुझे था जल्दी गंदी हो जाएंगी, है ना, तो फिर वो मैंने कंपनी से लेके सीट कवर्स लगवा लिए थे। बस वो जो नॉर्मल चीजें ये आपको लगी? हाँ, इस टाइम मैं इस गाड़ी में ये नहीं कह सकता, मुझे लगता है बहुत ज्यादा कमी है। सेटिस्फाइड हो? हाँ, एक मेन कमी यही थी कि अच्छा वो स्टील व्हील्स थे, वो आपने करा लिए। चलो मॉडिफिकेशन सर आपको दिखाएंगे अभी, तो बने रहे वीडियो में आप। सर हमें मॉडिफिकेशंस का बता रहे हैं कि सर ने क्या क्या करवाया है। हाँ, तो पहले तो मैंने जो चीज कराई थी ना चेंज, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मल वाइपर्स आते थे, ठीक है, तो पहले मैंने फ्रेमलेस वाइपर्स लगवाए थे, हाँ, बिकॉज जो स्टॉक वाइपर था ना, उसका साइड से ना मेटल सा निकल के स्क्रीन को स्क्रैच कर रहा था, ठीक है, तो वो मुझे चेंज कराना पड़ा था। इसकी मुझे कॉस्ट आई थी 600-700 रुपये के पड़े थे दोनों, ठीक है, दोनों का सेट, ठीक है। ये एलिगेंट लगता है, ज़्यादा बेटर भी है, बॉश के वाइपर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये साइड मिरर्स हैं, ये जो मिरर्स हैं, ये सैटिन ब्लैक में रैप्ड है, ठीक है। और ये जो व्हील्स हैं, लेंसो के येगर डायनास हैं 17 इंच में, ठीक है। लेंसो के येगर डायना आपने पहले भी देखे हमारी एक वीडियो में, वो ब्रॉन्ज के थे, हाँ, और इसके साथ 215-45 टायर्स हैं। तो आपने 215 स्टार्टिंग में लगवाई? नहीं, पहले मैंने इसमें 225-50 डलवाए थे टायर्स, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द, जिससे मैं टायर्स लेने गए थे, ठीक है, बिकॉज मुझे हर एक ने रिकमेंड यही किया था, यही साइज रिकमेंड किया था जो अभी मैंने डलवाया। हाँ, 215-45, ठीक है। उसके कहने पे मैंने डलवाया 225-50। ये बहुत ज्यादा वाइड टायर, बहुत ज्यादा बड़ा टायर था वो, ठीक है। ये लोअर करने से पहले की बात है, बिकॉज मैंने व्हील्स लोअर करने से पहले लिए थे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, वो इतना भारी टायर था कि जब मैं क्लच छोड़ता था ना, गाड़ी बंद हुई, ठीक है। मैं क्लच छोड़ता था, इतनी ज्यादा उसका वेट भी इतना ज्यादा था, ग्रिप भी इतनी ज्यादा थी, 1 लीटर तो छोटा सा इंजन, ठीक है, उसकी वजह से जब मैं क्लच छोड़ता था गाड़ी बंद हो जाती थी, ठीक है। तो फिर वो मैंने पहले थोड़ी देर चलाया, मैंने देखा भी अच्छा भी ये हो रहा है, ये तो पक्का इशू है। फिर आप दोबारा उसके पास गए कि मुझे चेंज करके दे? फिर मैंने उसको कहा, बिकॉज उसकी ही मैं यही डलवाने गया था उसके पास, उसकी ही रिकमेंडेशन पे मैंने 225-50 डलवाए। वो भी मिशलिन के थे? वो मिशलिन के थे, मिशलिन के पायलट स्पोर्ट 4 थे, वो PS4 मिशलिन के थे, हाँ, ठीक है। तो फिर मैंने चेंज करवाए, थोड़ा सा उससे पैसे वापस लिए, ठीक है, और अब ये परफेक्ट साइज है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये बेस्ट साइज यही है इसके लिए, वर्टस के लिए, 1 लीटर इंजन के लिए स्पेशली 215 इज द बेस्ट साइज, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बताएं और कौन सी मॉडिफिकेशंस कराई? हाँ, और ऑब्वियसली गाड़ी आप देख रहे होंगे लोअर्ड है, हाँ। फ्रंट और रियर से कोबरा सस्पेंशन है, 35 mm। आप फ्रंट से ही देख सकते हैं कितनी लोअर्ड है। तो कोबरा सस्पेंशन के बारे में बताइए आप। हाँ, तो वो ऐसे अभी स्प्रिंग्स का सेट है, ठीक है। फ्रंट में 35 mm का ड्रॉप है, रियर में 45 mm का ड्रॉप है। हाँ, फ्रंट में 35 से थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, एक स्पेसर भी रिमूव करते हैं सस्पेंशन में। उसकी कितनी कॉस्टिंग रही टोटल मुझे स्प्रिंग्स, बिकॉज मैंने प्री ऑर्डर करे थे तो मुझे 28,000 के पड़े थे, ठीक है। और जो इंस्टॉलेशन थी मुझे थोड़ी सस्ती पड़ी थी, 1600 की इंस्टॉलेशन। 1600 की इंस्टॉलेशन, हाँ, वो मैंने मोहाली से करवाई थी। मोहाली से करवाई थी। उसके अलावा और आपने तो बेसिक ही, और तो नहीं कोई आपने करवाया ना? बस यही है। डैश कैम लगा है? हाँ, इंटीरियर में है एक। इंटीरियर में आप दिखाइए। इंटीरियर में ये जो सीट कवर्स हैं, ठीक है, ये फोक्सवैगन से लिए हैं, ठीक है। इंस्टॉल वो करके नहीं देते, ठीक है, इंस्टॉल आपको बाहर से करवाने पड़ते हैं। और ये जो ऊपर डैश कैम लगा हुआ है, ठीक है, ये डैश कैम प्लस रियर व्यू कैम है इसमें। तो कितनी कॉस्ट पड़ी आपको डैश कैम की और सीट कवर्स की? ये डैश कैम जो है, ये डैश कैम प्लस रियर व्यू कैम सारा सेटअप 15,000 का पड़ा था मुझे, ठीक है। और जो सीट कवर्स हैं कंपनी से 12,000 के थे, और इंस्टॉलेशन इसकी थी मेरे साथ 1500 रुपये, 1500 के आसपास थे। उसके अलावा BMC का एयर फिल्टर इंस्टॉल्ड है गाड़ी के अंदर। BMC का एयर फिल्टर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो और इंजन मॉडिफिकेशंस और अभी इस टाइम कोई नहीं। आगे क्या क्या मॉडिफिकेशन प्लान कर रहे हो जो कि हम अपने व्यूअर्स को दिखाएं? आगे मैं ट्यून का सोच रहा हूँ, बेचा स्टेज 1 या स्टेज 2 ट्यून कराया जाए। चलो फिर स्टेज 1 ट्यून जब आप कराओगे तो उसके बाद आपको जरूर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आप भी और वीडियोस देख सकते हैं वर्टूस के ऊपर, स्क्रीन पे क्लिक करके। थैंक यू।